हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जो आरबीआई ने 2 डेज में डिसीजन लिए हुए हैं जो कि बेनिफिट हैं फॉर लोन टेकिंग कस्टमर और द पर्सन हु आर इन्वेस्टिंग इन द शेयर मार्केट और द आईपीओ। ये हम सब जानेंगे। देखते हैं कौन कौन से डिसीजन है। देखो, सबसे पहला डिसीजन लिया है कि स्प्रेड कंपोनेंट पे। अब क्वेश्चन बनता है कि सर व्हाट इज स्प्रेड कंपोनेंट। देखो, कोई भी बैंक लोन देती है, जब बैंक लोन देती है तो सबसे पहले इसका इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है। क्या करती है? इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है। और इस इंटरेस्ट रेट को निकालने के लिए वो कई सारे फैक्टर देखती है। जैसे पहला फैक्टर देखती है क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल। वी कैन से आगे चल के वो लोन डिफॉल्ट ना हो जाए, रिस्क है कि नहीं है। दूसरा फैक्टर देखती है ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या देखती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट कितनी लग रही है लोन देने की। तीसरा फैक्टर देखती है टेन्योर ऑफ लोन। क्या देखती है? कि लोन का कितना पीरियड है, कितने पीरियड के लिए लोन दिया जा रहा है। ये तीन फैक्टर मोस्टली देखे जाते हैं। इसी बेसिस पर इंटरेस्ट रेट निकाला जाता है किसी भी लोन का। बट इसमें सिर्फ ओनली 3 ईयर में चेंजेस किया जा सकता है। एक बार 3 साल में चेंजेस किया जा सकता है। अब बैंक भी चेंज नहीं कर सकती। आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट लगा के रखा है कि कोई भी इंटरेस्ट रेट में चेंजेस सिर्फ ओनली 3 साल में एक बार होगा। बट अब आरबीआई ने सारी बैंक को डायरेक्ट किया है कि आप स्प्रेड कंपोनेंट रिड्यूस कर सकते हो बिफोर 3 ईयर। 3 साल से पहले आप स्प्रेड रेट कंपोनेंट को रिड्यूस कर सकते हो। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? तो इसके कई सारे बेनिफिट हैं। जैसे आप जानते हो कि एग्जिस्टिंग लोन कस्टमर जो है उनका अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो उन सभी को बेनिफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट रेट कम होने का बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहला डिसीजन क्या है आरबीआई का कि सारी बैंक को डायरेक्ट किया है कि आप 3 साल से पहले स्प्रेड कंपोनेंट को रिड्यूस कर सकते हो, जिससे लोन टेकिंग कस्टमर का इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। देखते हैं दूसरा डिसीजन है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन में भी आरबीआई ने सभी बैंक को डायरेक्ट किया है कि आप एक ऑप्शन रखो। जो लोन टेकिंग कस्टमर है, पर्सनल लोन लेते हैं, उन सभी के सामने एक ऑप्शन रखो कि आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पसंद करते हो या फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पसंद करते हो। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होगा? फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट में फ्लेक्सिबिलिटी, चेंजेस होते जाएंगे एज पर दी मार्केट बेसिस पर चेंजेस होते जाएंगे। और जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होगा उसमें फिक्स रहेगा। लोन कभी भी कितने समय तक के लिए लोन लोगे आप पर्सनल लोन, वो फिक्स ही रहेगा। बट ये किस समय होता है? ये उस समय पूछा जाएगा जब रेट में चेंजेस होने वाले हो। व्हाट आई मींस, रेट रीसेट होने वाला हो, इंटरेस्ट रेट रीसेट होने वाला हो। आरबीआई ने दूसरा एक्शन क्या दिया कि बैंकों को राइट दे दिया कि वो कस्टमर जो लोन टेकिंग पर्सनल लोन टेकिंग कस्टमर हैं उनको राइट देगी, उनको ऑप्शन देगी कि आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर जाना चाहते हो या फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर जाना चाहते हो। बट ये बाउंडेशन नहीं लगाया है आरबीआई ने। इस पर बाउंडेशन नहीं लगाया है किसी बैंक के ऊपर, वो बैंक पर डिपेंड करता है, याद रखना। तो दूसरा डिसीजन क्या है? पर्सनल लोन के ऊपर। तीसरा है लोन फॉर परचेसिंग गोल्ड। क्या था कि पहले आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट लगा दिया था बैंक को कि कोई भी बैंक लोन नहीं दे सकती। क्या नहीं दे सकती? कैपिटल लोन नहीं दे सकती ज्वेलरी को फॉर परचेसिंग गोल्ड और सिल्वर। सिल्वर और गोल्ड खरीदने के लिए कोई भी बैंक लोन नहीं देगी। क्लियर? ये आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट लगा दिया था, बट अब अलाउ कर दिया है। अब बैंक लोन दे सकती है अगर कोई भी पर्सन गोल्ड या सिल्वर, जो ज्वेलरी मेकर है, गोल्ड या सिल्वर खरीदना चाहता है या फिर गोल्ड वी कैन से सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो गोल्ड सिल्वर की, तो वो भी लोन ले सकता है बैंक से। ये तीसरा डिसीजन है आरबीआई का। देयर आफ्टर पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। देखो क्या है कि आरबीआई ने पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड सेटअप किया है जो कि 6 मेंबर का होगा। कितना? 6 मेंबर की एक बोर्ड बनाया है आरबीआई ने, जिसमें 3 मेंबर जो होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होंगे। कहां से? सेंट्रल गवर्नमेंट से। और जो 3 मेंबर हैं वो होंगे आरबीआई से। और इसको हेड कौन करेगा? आरबीआई का गवर्नर संजय मल्होत्रा जी। मतलब हमेशा नहीं, संजय मल्होत्रा जी जो आरबीआई का गवर्नर रहेगा वही ऐड करेगा। बट इसका काम क्या होगा कि रेगुलेट करना पेमेंट सिस्टम को। क्या करना? पेमेंट सिस्टम के फंक्शनिंग को रेगुलेट करना, उसको देखना। पेमेंट सिस्टम क्या? जो आप यूपीआई, जो पेमेंट हो रहा है, जो बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहा है, इस पेमेंट को ओवरसी करना, देखना कैसे काम चल रहा है। इवन ये पहले था हमारे इंडिया में
जो बॉडी थी, बोर्ड था एक बोर्ड फॉर रेगुलेटरी एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये था पहले अपने, बट इसको रिप्लेस कर दिया किसने? पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड ने। किसने? पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड ने। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये पावर कहां से गेन करेगी, ऐसा कौन सा एक्ट है हमारे इंडिया में? तो वो एक्ट है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। कौन सा है? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इसी एक्ट के जरिए ये पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड पावर गेन करेगी। क्लियर? याद रखोगे। तो फोर्थ डिसीजन क्या है कि पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड सेटअप किया है आरबीआई ने टू ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ द पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट डिसीजन लिया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हुई थी। जैसे आप जानते हो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग अभी हुई है, जिसमें रेपो रेट को अनचेंज रखा है। क्या रखा है? रेपो रेट को अनचेंज रखा है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया, जो कि 5.5% है। क्लियर? क्यों चेंज नहीं किया? क्योंकि आरबीआई कहना है कि अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल पर है, ना ही ज्यादा है ना ही कम है। क्लियर? अंडर कंट्रोल है, इवन ग्रोथ भी अच्छी चल रही है, तो अभी रेपो रेट में कोई चेंज करने से मतलब नहीं है। इकोनॉमी इनस्टेबिलिटी या इकोनॉमी बिगड़ सकती है। क्लियर? तो उन्होंने अनचेंज रखा है। दूसरा डिसीजन क्या लिया है इन्होंने कि दो डिसीजन लिया है, याद रखना। दूसरा पहला है कॉर्पोरेट कंसोलिडेशन। क्या है? कॉर्पोरेट कंसोलिडेशन। और दूसरा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। जैसे आप जानते हो कि डोनाल्ड ट्रम्प अभी टैरिफ के साथ बड़ा खेल रहे हैं, और इसी टैरिफ के कारण क्या है, कई बार थ्रेट भी दे चुके हैं ब्रिक्स कंट्रियों को। क्या थ्रेट? कि ब्रिक्स कंट्री सोच रही थी कि एक अल्टरनेटिव करेंसी निकाली जाए जो कि रिप्लेस करेगी यूएस डॉलर को फॉर एनहांसिंग द ट्रेड अमॉन्ग ब्रिक्स मेंबर। क्लियर? बट यूएसए के डोनाल्ड ट्रम्प जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने धमकी दे दी थी सारी ब्रिक्स कंट्रियों कि अगर तुमने यूएस डॉलर को रिप्लेस किया तो तुम सब 100% टैरिफ फेस करोगे आगे चल के। बट हालांकि ये नहीं हुआ, ब्रिक्स के अंदर कोई डिसीजन नहीं लिया इसके ऊपर। बट हमारी इंडिया सोच रही है कि रुपी की वैल्यू बढ़ाई जाए, मतलब वी कैन से इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होना चाहिए रुपी। तो इसलिए दूसरा डिसीजन लिया है कि इंटरनेशनलाइजेशन करना है रुपी को। अब वो कैसे होगा बताता हूं। देखो, पहला डिसीजन लिया है कि बैंक को अलाउ कर दिया है कि वो फाइनेंस कर सकती है कॉर्पोरेट टेक ओवर। अब क्या है, जैसे मानिए कोई कॉर्पोरेट कंपनी है, वो किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है, बट बैंक इसके लिए कभी लोन नहीं देती है। क्या नहीं देती? आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट करके रखा था कि बैंक कभी भी किसी भी कॉर्पोरेट को टेक ओवर करने के लिए लोन नहीं देगी। बट अब आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि वो कोई भी कॉर्पोरेट को लोन मिल सकता है अगर वो दूसरी कॉर्पोरेट को टेक ओवर करना चाहती है। क्लियर? देन आफ्टर दूसरा डिसीजन दिया है कि जो इंडियन बैंक है और उनकी जो फॉरेन कंपनियों में, फॉरेन कंट्रियों में जो उनकी ब्रांचेस हैं, तो वो रुपी डोमिनेटेड लोन दे सकती हैं। किसको? सिटीजन और दी रेसिडेंट्स ऑफ दी नाइबर कंट्री को, जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन कंट्रियों में जो भी सिटीजन रह रहे होंगे उनको रुपी डोमिनेटेड लोन मिल सकता है, रुपी में लोन ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन होगा, रुपी की वैल्यू बढ़ेगी। इवन आने वाले समय में ये भी एक हॉट करेंसी बन सकती है। याद रखोगे। देन आफ्टर आरबीआई ने प्रपोज किया है कि जो लैंडिंग लिमिट है आईपीओ की, क्या है? लैंडिंग जो बैंक को होती है, जो आईपीओ का है इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये क्या होता है सर? इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब होता है जैसे कोई भी कंपनी सेटअप होती है, जब वो पहली बार शेयर मार्केट में इशू करती है, तो दैट इज कॉल्ड आईपीओ। याद रखोगे। अब आईपीओ के लिए लोन हमारे यहां डिसाइड था, कोई भी लोन ले सकता है। कितना? 10 लाख ले सकता है। बट इसकी लिमिट बढ़ा दी है, और कितनी कर दी है? 25 लाख कर दी है। कितनी कर दी है? 25 लाख कर दिया। अगर कोई पर्सन शेयर खरीदना चाहता है, उसके लिए लोन चाहिए, तो वो 1 करोड़ तक लोन ले सकता है। पहले ये 20 लाख थी, क्या 20 लाख लिमिट थी, बट 20 लाख। अब ये 1 करोड़ तक लोन ले सकता है अगर वो कोई भी शेयर खरीदना चाहता है, तो वेदर इट इज आईपीओ और सेकेंडरी शेयर। क्लियर? याद रखोगे। चलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग। देन आफ्टर एक और डिसीजन लिया है कि आरबीआई डिसीजन टू अलाउ सरप्लस बैलेंस इन स्पेशल रुपी वॉश टू अकाउंट। देखो, सबसे पहले अपन समझते हैं कि स्पेशल रुपी वॉश टू अकाउंट क्या होता है। देखो, क्या होता है कि ये स्पेशल रुपी वॉश टू अकाउंट ये होल्ड करती है हमारी इंडियन बैंक। किसके लिए? फॉरेन बैंक के लिए। अगर वो ट्रांजैक्शन सेटलमेंट करना चाहती है, इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहती है, जैसे कोई फॉरेन बैंक है, तो वो अपना एक अकाउंट खोल देगी इंडियन बैंक में
कि हाँ इस अकाउंट को नाम क्या दिया जाएगा, स्पेशल रुपी वॉस्टो अकाउंट, जिसमें रुपी के फॉर्म में पैसे होंगे और इसी से इंटरनेशनली जो भी ट्रेड होंगे ट्रेड का सेटलमेंट होगा। अब आरबीआई ने अलाउ किया है कि मानिए इस अकाउंट में सरप्लस बैलेंस है, वी कैन से जो वी कैन से सेटलमेंट करने से ज्यादा भी पैसा है उसके अंदर रुपी के, तो वो पैसा कोई भी कमर्शियल पेपर और कॉर्पोरेट बॉन्ड में खर्च कर सकती है। किसमें? कॉर्पोरेट बॉन्ड और कमर्शियल पेपर पर खर्च कर सकती है, अगर वो सरप्लस होगा किसके अंदर, स्पेशल रुपी वॉस्टो अकाउंट। स्पेशल रुपी वॉस्टो अकाउंट क्या है? ऐसे अकाउंट जो कि इंडियन बैंक होल्ड करती है फॉर फॉरेन बैंक टू सेटल दी ट्रेड और ये रुपी के फॉर्म में होता है। क्लियर, याद रखना। देन आफ्टर नेक्स्ट डिसीजन है आरबीआई आल्सो प्रपोज स्क्रैपिंग 2016 फ्रेमवर्क। क्या था कि 2016 में एक फ्रेमवर्क निकाला था आरबीआई ने और बोला था कि बैंक जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े लैंडर वीकेंड से बोरर होते हैं, उनको लोन नहीं दे सकती, बट ये रिमूव कर दिया है। अब 10,000 करोड़ और उससे ऊपर भी बैंक लोन दे सकती है। जो बड़े बड़े बोरोवर होते हैं उनको भी लोन मिल सकता है। इससे क्या होगा? देखो, इससे दिखता है कि हमारी बैंक में कैपिटलाइजेशन बहुत है, वी कैन से कैपिटल बहुत है और हमारी बैंकों का कैपिटलाइजेशन हो चुका है और इसकी इंटरनेशनल वैल्यू हो चुकी है हमारी बैंकों की। ये सबसे बड़ा डिसीजन है, ये देखते और आगे। तो इसी के साथ देखो ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। ये है 2 दिन में आरबीआई ने बड़े बोल्ड डिसीजन लिए हैं जो कि सबको जानना चाहिए। बेनिफिट है आपके लिए, लोन टेकिंग कस्टमरों के लिए, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हो तो आपके लिए बड़े रिलेवेंट है। मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए जय हिंद।